खुशामदीद आप सभी का ईटीवी उर्दू के इस खास डिबेट शो बिग बुलेटिन में आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास। पाकिस्तान की हिमाकत देखिए, उसकी सरजमी पर पैर पसारे बैठे हाफिज सईद और सैयद सलाउद्दीन जैसे आतंक के रहनुमा आज देश के होम मिनिस्टर राजनाथ सिंह को खुलेआम धमकी दे रहे हैं ताकि वो कल 60 देशों के होम मिनिस्टर्स की मीटिंग में शिरकत ही ना करें। और नवाज शरीफ की ये दो मुही सरकार उफ तक नहीं कर रही, लेकिन मोदी सरकार ने पाकिस्तान के नापाक मंसूबों को यह कहकर करारा तमाचा लगाया है कि चाहे जो हो राजनाथ सिंह तो मीटिंग में जाएंगे ही। कितनी कारगर होगी हिंदुस्तान की यह पॉलिसी, यही है हमारा आज का सबसे बड़ा मुद्दा, जिस पर हम करेंगे अपने खास मेहमानों से तफसीली बातचीत। लेकिन सबसे पहले देखिए होम मिनिस्ट्री का यह बयान। बिलेटरल मीटिंग नहीं है, ये मल्टीलेटरल है और उसमें कमिटमेंट होता है। ये सार्क देशों के होम मिनिस्टर्स का बैठक है, उसमें हिस्सा लेने जा रहा है। ये किसी पाकिस्तान को अलग से संदेश देने या पाकिस्तान से अलग से बातचीत करने के लिए नहीं जा रहे। तो आपने सुना होम मिनिस्ट्री का क्या रुख है इस पूरे मसले पर, और यह बिल्कुल साफ कर दिया गया है कि होम मिनिस्टर राजनाथ सिंह कल की इस मीटिंग का अहम हिस्सा होंगे, वो इस्लामाबाद जाएंगे। और ये अपने आप में एक करारा तमाचा है पाकिस्तान के लिए। तमाम खास मेहमानों का हम खैर मकदम करते हैं। चरण सिंह सापरा साहब मुंबई से हमारे साथ मौजूद हैं, कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन हैं। इसके अलावा गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी जो कि बीजेपी के नेशनल स्पोक्स पर्सन हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं। नुसरत अमीन साहब कराची से हमारे साथ जुड़ेंगे, सीनियर जर्नलिस्ट हैं कराची से, वो इस बहस का हिस्सा होंगे। और बशीर मंजर साहब जो कि एडिटर हैं डेली कश्मीर इमेजेस के, वो भी हमारे साथ इस बहस का हिस्सा होंगे। सापरा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सापरा साहब, आप इस सवाल का जवाब देंगे क्या? सरकार की तरफ से आखिर क्या मैसेज देने की कोशिश की जा रही है? क्योंकि वहां पर हालात जो पाकिस्तान में हैं और जिस तरह से धमकाया जा रहा है हमारी गवर्नमेंट को, वो सबके सामने है। उसके बावजूद भी सरकार का यह फैसला कि होम मिनिस्टर वहां पर जाएंगे, क्या यह सही है? बिल्कुल, ये सरकार का फैसला सही है। कितना भी कोई धमकाए, आखिर हाफिज सईद या सलाउद्दीन कौन है? ये आतंकवादी हैं, और किसी आतंकवादी से भारतवर्ष का जो होम मिनिस्टर है वो कभी भी नहीं डर सकता। भारत का नागरिक भी नहीं डरता, तो ये तो होम मिनिस्टर हैं, इनका जाना बिल्कुल उचित है। लेकिन दूसरी बात यह है कि इनको वहां पर जाकर के ये अपने देश का रिप्रेजेंटेशन किस तरह से करते हैं। जो मौजूदा हालात हैं, जिस हालात में जिस तरह से आतंकवाद कश्मीर के अंदर पनप रहा है, पाकिस्तान से जिस तरह से इन्फिल्ट्रेशन हो रही है, जिस तरह से घुसपैठ हो रही है, उसके ऊपर वो किस तरह से मुद्दा रखते हैं। हिंदुस्तान की भूमिका और भारतवर्ष की जो आवाज है उसको वो सार्क के अंदर किस तरह से रखते हैं, सापरा साहब, ये लेकिन देखना पाकिस्तान पड़ेगा। को लेकर हमारे देश की जो पॉलिसी है वो आपको ठीक लगती है? हम सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं? नहीं, जो दिशा की बात अगर आप करें तो दिशा के अंदर कुछ अमेंडमेंट्स की जरूरत है। क्योंकि जिस तरह की नीति जब से नरेंद्र मोदी सरकार आई है, उनका पहले दिन जब उन्होंने शपथ लिया तो नवाज शरीफ साहब को उन्होंने यहां पर बुलाया, फिर उनके जन्मदिन के दिन वो केक काटने के लिए वहां पर पहुंच गए। ये सारी नीतियों से कोई भला नहीं होगा और हिंदुस्तान पाकिस्तान का कोई विवाद सुधरेगा नहीं। पाकिस्तान मजबूर है, क्योंकि पाकिस्तान को आर्मी चलाती है, पाकिस्तान की सरकार को आईएसआई चलाती है। तो ये सार्क के अंदर कहीं भी कोई आर्मी का नुमाइंदा नहीं बैठने वाला है। तो हम किस तरह से अपनी बातें पेश करेंगे? हालांकि पाकिस्तान की जो फॉरेन पॉलिसी है उसके अंदर प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट का बहुत बड़ा रोल होता नहीं है, सामने दिखता है लेकिन पीछे से उसको चलाता है। नुसरत अमीन साहब कराची से हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं पाकिस्तान के। अमीन साहब, आपसे जानना चाहूंगा, जिस तरह के बयानात पाकिस्तान के अंदर से आ रहे हैं, हाफिज सईद खुलेआम रैलियां करके यह कह रहा है कि देश का जो होम मिनिस्टर है, जो इंडिया के होम मिनिस्टर है राजनाथ सिंह, उन्हें नहीं आने देना चाहिए, वरना मैं हंगामा करूंगा, धरना करूंगा। इस तरह की धमकियां दी जा रही हैं। सैयद सलाउद्दीन जो कि हिजबुल मुजाहिदीन का कमांडर है, वो धमका रहा है और पाकिस्तान की सरकार को बता रहा है, हुकूमत पाकिस्तान को बता रहा है कि क्या करना चाहिए। मेरा सवाल आपसे यह है कि क्या अब इसी तरह के टेररिस्ट, इसी तरह के दहशतगर्द पाकिस्तान का मुस्तकबिल तय करेंगे? इन लोगों ने कभी भी पाकिस्तान का मुस्तकबिल या पाकिस्तान हिंदुस्तान के ताल्लुकात का मुस्तकबिल या उसका फैसला नहीं किया है। ये यकीनन वो फोर्सेस हैं जो जिनको कुछ नाराजगी है इंडिया से,
जो जिनकी एक अपनी खास आइडियोलॉजी है, जो इंडिया के किसी भी डिग्नेटरी के आने पर इस तरह का वावेला करते हैं। इससे पहले भी ऐसा होता रहा है, ऐसा कब नहीं हुआ है। हमारे यहाँ बहुत सारी ऐसी जमातें हैं, जमात इस्लामी है, जो इंडिया से उस तरीके से ताल्लुकात के खिलाफ है जिस तरीके से आप और हम चाहते होंगे, या इवन जो हमारे नेता हैं या जो आर्म फोर्सेस हैं वो भी शायद उसके इतना खिलाफ नहीं है जितना वो होंगे। कुछ रेडिकल फोर्सेस हैं हमारे यहाँ, कुछ नॉन स्टेट एक्टर्स हैं हमारे यहाँ, कुछ कश्मीर का इशू है जिसकी वजह से प्रोवोकेशन कभी खत्म नहीं होती है। इस तरह के बहुत सारे इशू हैं। अगर आपका सवाल सिर्फ इतना है कि ऐसे लोग पाकिस्तान का मुस्तकबिल तय करेंगे, तो जी ऐसे लोग कभी पाकिस्तान का मुस्तकबिल ना तय कर सके ना कभी करेंगे। यहाँ तो हुकूमतें पाकिस्तान का नुसरत अमीन साहब, ये सवाल मैंने आपसे इसलिए पूछा क्योंकि जिस तरह के बयानात हाफिज सईद और सैयद सलाउद्दीन के आए, ये दोनों ही जाने माने टेररिस्ट हैं। हाफिज सईद के ऊपर अमेरिका ने 10 लाख डॉलर की बाउंटी घोषित कर रखी है, इनाम घोषित कर रखा है उसके सिर पर। उसके बावजूद भी ये शख्स खुलेआम रैलियां करता है, बल्कि ये कहा जाए वाघा बॉर्डर जो है, वाघा बॉर्डर से 8 किलोमीटर दूर तक उसको आने की इजाजत दी जाती है। ये तो सरकारी काम था ना, सरकार ने ही इजाजत दिया होगा, एडमिनिस्ट्रेशन ने ही इजाजत दिया होगा। वो वाघा बॉर्डर के 8 किलोमीटर दूर तक आता है, रैली करता है और साथ ही साथ पाकिस्तान की हुकूमत को भी ये चैलेंज करता है कि आने ना दिया जाए राजनाथ सिंह को, वरना हंगामा खड़ा हो जाएगा। दूसरी तरफ सैयद सलाउद्दीन ये बताता है कि भारत के साथ अपने रिश्तों को खत्म कर देना चाहिए नवाज शरीफ की सरकार को, गवर्नमेंट को। तो ये क्या मैसेज देने की कोशिश की जा रही है? ये सवाल इसलिए भी और जायज हो जाता है क्योंकि पाकिस्तान की हुकूमत की तरफ से अभी तक कोई क्लैरिफिकेशन नहीं आया है। देखिए बात यह है कि इसमें क्या मैसेज देना चाह रहे हैं। देखें, बार बार ये सवाल करना बेकार है कि क्या मैसेज देना है। इसमें कोई ढका चुका कोई मैसेज है क्या इसके अंदर कोई फलसफा है? अरे भाई, वो नहीं चाहता कि भारतीय जो फॉरेन मिनिस्टर वो पाकिस्तान आए, लेकिन क्या किसी ने रोक लिया? लेकिन पाकिस्तान की मौजूदा हुकूमत को कम से तो कम ऐसे नॉन स्टेट एक्टर्स को, ऐसे टेररिस्ट को इजाजत क्यों दी जाती है ऐसी रैली करने की और खुलेआम भारत के खिलाफ जहर उगलने की इजाजत क्यों दी जाती है? चाहिए कि नहीं? देखिए, पहले बात सुने। देखिए, वो उस अमेरिका ने उसके ऊपर कौन सा इनाम रखा है, कौन सा नहीं रखा हुआ, इसका मुझे इल्म नहीं। अमेरिका तो मोदी जी के बारे में भी क्या क्या कहता है। आपको नहीं इल्म है? एज ए सीनियर जर्नलिस्ट आपको ये इल्म नहीं जानती है और आपको इल्म नहीं है? देखिए, मुझे उसकी लीगल कॉम्प्लिकेशंस का नहीं पता। बहुत सारे मुजरिम आपके लिए मुजरिम है, हमारे लिए नहीं है। नुसरत अमीन साहब, आप बिल्कुल ऐसे ही बातें कर रहे हैं जैसे हुकूमत पाकिस्तान करती है। पाकिस्तान में हुकूमत पाकिस्तान भी यही कहती है कि हमें कुछ पता ही नहीं है, हमें तो ये पता ही नहीं है कि हाफिज सईद टेररिस्ट है, हमें तो ये पता ही नहीं है कि मुंबई अटैक में उसका हाथ था, हमें कुछ नहीं पता है। आप भी वैसे ही बातें कर रहे हैं। गोपाल कृष्ण अग्रवाल साहब, कुछ बोलूंगा। गोपाल कृष्ण अग्रवाल साहब, आपसे जानना चाहूंगा कि गवर्नमेंट जो है वो क्या मैसेज देना चाह रही है, क्योंकि हमने देखा कि लगातार धमकियां मिल रही है, चाहे वो हाफिज सईद हो, सैयद सलाउद्दीन हो, वो धमका रहे हैं इंडिया के होम मिनिस्टर को, राजनाथ सिंह साहब को, कि पाकिस्तान की धरती पर वो कदम ना रखें। उसके बावजूद भी इंडियन गवर्नमेंट ने यह फैसला लिया है कि राजनाथ सिंह वहां पर जाएंगे, इस्लामाबाद में उस मीटिंग का अहम हिस्सा होंगे। क्या मैसेज हमारी तरफ से देने की कोशिश होगी? नहीं है, और मल्टीलेटरल समिट में कमिटमेंट है हमारा सार्क के साथ। ये सबसे महत्वपूर्ण ये बात ये है कि सार्क कंट्रीज हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, साउथ एशिया, और उनके साथ ये मल्टीलेटरल कमिटमेंट है। और यह जो होम मिनिस्टर्स की मीटिंग है, यह टेररिज्म के ऊपर ही डिस्कशंस के लिए है। तो मल्टीलेटरल प्लेटफॉर्म पे ये जो टेररिस्ट एक्टिविटी पाकिस्तान की है, जो वो उसको सपोर्ट करते हैं, उसको कहीं ना कहीं इस चीज को सार्क में एक्सपोज हो ही रहे हैं, और वह इस बात के लिए हो रहे हैं सारे। जहां तक हाफिज सईद और सैयद सलाउद्दीन की बात है, यह नॉन टेररिस्ट डिक्लेयर्ड टेररिस्ट है। तो इसके लिए भारत की पोजीशन यह है कि टेररिस्ट जो है वो कोई भारत पाकिस्तान के रिलेशन को तो डिफाइन करेंगे नहीं। भारत के पाकिस्तान में एक इलेक्टेड गवर्नमेंट है, पाकिस्तान की जिम्मेदारी है, जैसे किरण रिजिजू जी ने कहा कि एमओएस ने कहा कि यह पाकिस्तान की जिम्मेदारी है कि सिक्योरिटी प्रोवाइड करे, यह बात है। और बाकी अगर हाफिज सईद अगर ये करते हैं तो उसकी धमकियों से अगर डरने लग गए तो फिर हमारी सेनाएं कैसे लड़ेगी सीमा पे?
तो हाफिज सईद क्या कह रहा है वो अपने आप ही एक्सपोज हो रहा है, उसका क्या वजूद है ये तो पाकिस्तान बताए ना कि वो किस अथॉरिटी से ये कह रहा है कि मैं नहीं आने दूंगा। पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट ने इनवाइट किया है, पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने इनवाइट किया है, एक मिनट, पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने इनवाइट किया है तो पाकिस्तान की जिम्मेदारी है। और अग्रवाल साहब, मुझे ये जरा ये सार्क समझाइएगा, समिट कहीं ऐसा बिल्कुल तो नहीं है इसलिए कि जानबूझकर एक एक हाफिज सईद स्ट्रैटेजी के तहत इन नॉन स्टेट एक्टर्स को आगे किया जा रहा है ताकि इस तरह की धमकियां दी जाएं और फिर भारत की तरफ से, इंडिया की तरफ से कोई रिप्रेजेंटेटिव इस मीटिंग का हिस्सा बने ही ना? ये जानबूझकर एक स्ट्रैटेजी है क्या हुकूमत पाकिस्तान की? नहीं, ऐसा नहीं है। पाकिस्तान में हम देखते हैं कि वहां पे 3-4 स्टेट प्लेयर्स हैं। आर्मी अलग है, जो वहां पे इलेक्टेड गवर्नमेंट अलग है, और तीसरी वहां पे ये जो टेररिस्ट है जो कि आईएसआई और ये सब जो काम करते हैं। तो इन तीनों जो नॉन स्टेट एक्टर्स भी हैं बीच में, वह कभी नहीं चाहते कि लेकिन अग्रवाल साहब, पाकिस्तान और ये बात भारत तो पहले कही जाती थी, अब तो कहा जा रहा है कि सब मिलकर काम कर रहे हैं। क्योंकि जब बुरहान वानी कश्मीर में मारा जाता है तो नवाज शरीफ उस पर दुख जताते हैं, कहते हैं वो बहुत गमगीन है उसकी मौत से, काला दिवस मनाया जाता है वहां पर। तो अब तो सब मिलकर काम कर रहे हैं ऐसा लग रहा है। तो नहीं, अगर बुरहान वानी के ऊपर वो कह रहे हैं टेररिस्ट एक्टिविटी कर रहे हैं, 26/11 में उनका हाथ समझ में आता है, तो हमारा भी एक एजेंडा है जिसके तहत हम बात कर रहे हैं। आखिर पाकिस्तान ही तो सारा डिफाइन नहीं करेगा ना कि हमारा क्या एजेंडा होगा। अगर और हम धमकियों से डर के तो थोड़ी, होम मिनिस्टर भारत के होम मिनिस्टर हैं, भारत के रिप्रेजेंटेटिव हैं, वहां का एक आदमी वहां पे धमकी दे रहा है या वो कह रहा है, उसकी धमकी में कितना दम है, भाषण तो कोई भी दे सकता है। तो ये पाकिस्तान अगर ऑफिशियली जिम्मेदारी उसकी है, और अल्टीमेटली हम अब पूरी तरह से सजग हैं चीजों को, और आगे हमें उस डिबेट को बढ़ाना है। आगे पाकिस्तान और बाइलेटरल होता तब भी बात है, मल्टीलेटरल समिट में है तो उसके लिए जाना आवश्यक है। और हम कोई इसके धमकी से हमारे होम मिनिस्टर डर रहे हैं या कोई, पहले भी हमारे प्रधानमंत्री भी गए थे वहां पे। नुसरत अमीन साहब से हम बात करेंगे। नुसरत अमीन साहब, आपसे जानना चाहूंगा, क्या जिम्मेदारी की जहां तक बात हो रही है तो ये पाकिस्तान की हुकूमत की, प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ की ये जिम्मेदारी नहीं बनती थी कि अगर इन नॉन स्टेट एक्टर्स ने इतने जोरदार तरीके से बयानबाजी की भी तो कम से कम उसका जवाब दिया जाता? सरकार कम से कम क्लैरिफाई करती अपने आप को कि नहीं, हमारा इनसे कोई वास्ता नहीं है, आप आइए हम खैर मकदम करेंगे। देखिए समीर अब्बास साहब, मुझे इस सवाल का रिस्पॉन्ड करने में कोई इतराज नहीं है, मैं इसीलिए लाइन पर हूं और मैं सुन रहा हूं आपकी गुफ्तगू। प्रॉब्लम यह है कि मैं बोलना शुरू करूंगा तो आपके मेहमान बोलना शुरू कर देंगे और आप बोलना शुरू कर देंगे। मुझे इस बात पे भी इतराज नहीं है कि मुझे टोका जाए और मुझे रोका जाए। बात यह कि जब आप लोग बोलना शुरू करते हैं तो आई डोंट नो, आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन या पता नहीं क्या करना पड़ता है आप लोगों को। नहीं, आप बोलिए। उसके बाद आप लोग चुप नहीं होते हैं। जब आप टोकते हैं ना किसी को बात करने में तो चुप नहीं होते हैं। अमीन साहब, आप अपनी बात रखिए, आप अपनी बात रखिए। अभी तक 2 सवाल आप कर चुके हैं, मेरी बात तो कंप्लीट, एक जुमले के बाद आप लोगों ने उसको पिक कर लिया, तो मैं कहां से बात करूं? अमीन साहब, मैंने आपसे यह पूछा कि क्या पाकिस्तान की सरकार की, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की, नवाज शरीफ की यह जिम्मेदारी नहीं बनती थी कि वो कुछ ऐसे बयान देते जिससे कम से कम ये साबित होता कि हाफिज सईद अलग है और वो अलग है? देखिए मेरी एक बात सुने आप, चाहे वो हाफिज सईद हो या इक्का दुक्का और भी नाम है जिसके ऊपर हिंदुस्तान को बड़ा एतराज रहा है कि पाकिस्तान में वो ये करता रहा और यूं करता रहा और यूं कराची में रहता रहा और लाहौर में यूं करता रहा। देखिए बात यह है कि ऐसा कोई, ही और शी कैन बी एनीवन इन दिस वर्ल्ड। अगर पाकिस्तान के कानून के हिसाब से उसने कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस नहीं किया है तो उसके बारे में बिला वजह हुकूमत ना कोई बयान शायर करेगी, ना कोई उसके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। इसी तरह मैं लखवी की मिसाल दे रहा हूँ। पाकिस्तान की प्रोसिक्यूशन ने उसको जबरदस्ती जेल के अंदर रखने की पूरी कोशिश की। उनकी इंटेंशन, उनकी नीयतें एकदम वाजे थी पूरे पाकिस्तान पे कि वो चाहते थे कि लखवी को एक केस से बाहर आए तो दूसरे केस में अंदर रखें,
दूसरे से बाहर आए, तीसरे में रखें, तीसरे से बाहर आए, और ये होता रहा। जब सारे केसेस खत्म हो गए और हाई कोर्ट ने कहा कि भाई इसके खिलाफ तो अब कोई केस नहीं है, तो इसको क्यों रख रहे हो, हमारे पास कोई जस्टिफिकेशन नहीं है इसकी डिटेंशन को सपोर्ट करने की, तो क्या किया एडमिनिस्ट्रेशन ने, गवर्नमेंट ने उसको मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर ऑर्डिनेंस के तहत बंद कर दिया, और वो भी एक ना एक दिन खत्म होना था। देखिए, लीगैलिटीज की बड़ी इंपॉर्टेंस है। इससे पहले मैं लेकिन हाफिज सईद क्यों खुला घूम रहा है? उसके खिलाफ तो हम इतने डॉजियर सौंप चुके हैं आपको, नुसरत अमीन साहब। सवाल तो ये था। खैर, एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, एक छोटा सा वक्फा ले लेते हैं, और उसके बाद लौटेंगे और इस बहस को आगे बढ़ाएंगे। हमारे तमाम खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। बिग बुलेटिन में आपका एक बार फिर खैर मकदम है। हमारे तमाम खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। हाफिज सईद का जो ताजा बयान आया है उस पर हम ये बहस को अंजाम दे रहे हैं, और हाफिज सईद का जो बयान है वो मैं आपको पढ़कर सुनाता हूं। हाफिज सईद जैसा टेररिस्ट पाकिस्तान की जमीन पर यह कहता है कि अगर राजनाथ सिंह यहां पर आए तो हम देश भर में प्रोटेस्ट करेंगे, ताकि दुनिया को यह बताया जा सके कि पाकिस्तान के हुक्मरानों की कश्मीरियों के हत्यारों की अगवानी करने की कोई मजबूरी हो सकती है, लेकिन पाकिस्तान की आवाम जुल्म के शिकार कश्मीरियों के साथ है। यह वो हाफिज सईद है जिस पर $10 लाख का इनाम रखा हुआ है। अमेरिका ने घोषित टेररिस्ट है, लेकिन वो सरेआम पाकिस्तान में घूम रहा है और हिंदुस्तान जैसे मुल्क को धमकी देने की हिमाकत कर रहा है। सैयद सलाउद्दीन जो कि हिजबुल मुजाहिदीन का चीफ है, वो ये कहता है कि उसके कमांडर बुरहान वानी की मौत के बाद घाटी में तमाम लोगों की जो मौतें हुई हैं, उसके बाद पाकिस्तान को दिल्ली से अपने एम्बेसडर को तुरंत वापस बुलाना चाहिए। यह है बयान सैयद सलाउद्दीन का। हैरत होती है इसे पढ़कर। और हमारे साथ अब मेजर जनरल जीडी बख्शी साहब जुड़ चुके हैं, जाने माने डिफेंस एक्सपर्ट हैं। जनरल बख्शी, आपसे जानना चाहूंगा, इतनी सारी धमकियां देते हैं टेररिस्ट, हिंदुस्तान को लेकर धमकाया जाता है और इन धमकियों के खिलाफ कोई सरकारी बयान तक नहीं आता है नवाज शरीफ की गवर्नमेंट की तरफ से, तो क्या यह मान लिया जाए कि अब पाकिस्तान का मुस्तकबिल इसी तरह के टेररिस्ट तय करेंगे? देखिए साहब, पाकिस्तान में शुरू से जो उनकी सिविलियन सरकार रही है वो तो केवल एक डेमोक्रेटिक मुखौटा रही है। जो पाकिस्तान की डीप स्टेट है, पाकिस्तान की फौज ISI, वो कठपुतलियां नचाती है पर्दे के पीछे से। लेकिन अब तो हमने एक नए किस्म की हद पार होती देखी है। अब तो पाकिस्तान ने अपनी फॉरेन पॉलिसी आउटसोर्स कर दी है। हाफिज सईद और सैयद सलाउद्दीन जैसे टेररिस्ट को आए दिन वो बयान दे रहे हैं और पाकिस्तान की सरकार जो है चुपचाप से फॉलो कर रही है, फॉलो द लीडर। ये सबसे खतरनाक चीज है। देखिए, मैं पाकिस्तान के लोगों को याद दिलाना चाहता हूं कि 4 बारी उनकी फौज ने ताकत से कश्मीर छीनने की कोशिश करी है और हर बारी मुंह तोड़ जवाब मिला है। भारी नुकसान हुआ है। 1971 में तो उनके देश के 2 टुकड़े हो गए। साहब, अब वो 5वीं बार इस तरह की अगर वो कह रहे हैं कि वो कश्मीर में पाकिस्तान का झंडा फहराएंगे, तो जरा सोच समझ के बात कर लें, नहीं तो शायद सौदा महंगा पड़ जाएगा। मैं साफ बताना चाहता हूं, ये बहुत खतरनाक रेटोरिकल एस्केलेशन है और पाकिस्तान की सरकार ने अगर अपने आप को इससे अलग नहीं किया तो मैं समझता हूं ये बहुत गलत और खतरनाक संकेत है। सवाल हुआ था कि राजनाथ सिंह जी को पाकिस्तान जाना चाहिए या नहीं। मेरे व्यक्तिगत राय में जब पाकिस्तान इतनी धमकियां दे रहा है तो सवाल यह नहीं कि हम डर जाएंगे और वहां नहीं जाएंगे। सवाल यह है कि क्या भारत को भी अपना आक्रोश जाहिर करने का अधिकार है कि नहीं। पाकिस्तान शरेआम आपकी इंटरनल अफेयर्स में ओपनली इंटरफेयर कर रहा है, नाटक कर रहा है, इस प्रकार का कश्मीर को ताकत से छीनने की धमकियां दे रहा है। और नहीं तो आपके हिसाब से राजनाथ सिंह को नहीं जाना चाहिए पाकिस्तान? होती है। मैं जी नहीं, मेरा मानना यह है कि देखिए, वहां पे सार्क समिट हो रहा है। अगर हमको सार्क समिट में जाना है तो हम अपनी रिप्रेजेंटेशन लोअर करके मिनिस्टर ऑफ स्टेट या होम सेक्रेटरी को भेज सकते थे अपना प्रोटेस्ट रजिस्टर करने के लिए। देखिए, मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक श्रीलंका,
नहीं, लेकिन फिर बांग्लादेश पाकिस्तान और पूरी दुनिया नेपाल के सामने के ये होम मैसेज देने की मिनिस्टर कोशिश कह नहीं रहे करता हैं कि देखिए इन्होंने बातचीत के सबसे सारे ज्यादा रास्ते बंद फसाद कर की लिए जड़। और टेररिज्म को लेकर ये सीरियस नहीं है, फिर ये कहता वो। इसलिए तो जाना ही ज्यादा सही था ना, कम से कम एक मैं कह रहा हूं जाकर कि आप- हमारे होम मिनिस्टर एक जोरदार तमाचा तो लगाएंगे उनको। क्या तमाचा लगाएंगे आप? कौन सा तमाचा लगा दिया आपने? अभी तक 26/11 के ऊपर डोसियर पे डोसियर भेजे हैं। हाँ। और उन्होंने कहा है कि साहब ये तो कहानी है। क्या आपके जूनियर मिनिस्टर रिजू साहब ये नहीं कह सकते थे? क्या आपके होम सेक्रेटरी नहीं कह सकते द सेम मैसेज? गोपाल कृष्ण अग्रवाल साहब जवाब दीजिए इसका। कि साहब आप हद पार कर रहे हैं। अग्रवाल कोई सीमा साहब रेखा है जनरल बख्शी आपके के सब सवालों की। का जवाब दीजिए। हाँ। देखिए, जनरल बख्शी बड़े रिस्पेक्टेड आर्मी के व्यक्ति हैं पुराने। मैं 2-3 बातें जी। इसमें स्पष्ट करना चाहता हूं। एक बार अभी पाकिस्तान से जो सीनियर जर्नलिस्ट ने कहा कि यह जो है कॉग्निजेबल ऑफेंस नहीं है हाफिज सईद का, पहले तो यह सबसे बड़ा हिपोक्रेसी और फ्रॉड है, क्योंकि हाफिज सईद को जब इंटरनेशनल टेररिस्ट घोषित कर दिया गया तो पाकिस्तान किस कानून के तहत उन्हें कॉग्निजेबल ऑफेंसिव व्यक्ति नहीं मान रहा, उन्हें खुला छोड़ रहा है। और वो ये बात है, तो इसलिए यह एक तरीके से बहुत बड़ी हिपोक्रेसी है जो पूरी तरह से एक्सपोज होती है। दूसरी बात, अगर उसने वो करना है, अपना देना है, एजिटेशन डिक्लेयर करना है कश्मीर के लिए, जो भारत में जो कश्मीर है, तो वह उन्होंने यह जो टेररिस्ट एक्टिविटी है, जो टेररिस्ट को खुलेआम बुरहान वानी वगैरह को जो सपोर्ट करते हैं, यह अपने आप में बहुत गलत है और यह पाकिस्तान को कंट्रोल करनी चाहिए। तीसरी बात महत्वपूर्ण यह है कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में वह भी पूरी तरह से अब एक्सपोज हो रहा है। पाकिस्तान यह पूरी तरह से वो फ्रस्ट्रेशन पे आ गया है। पाकिस्तान नवाज शरीफ अपने आप बिल्कुल में एक्सपोज आइसोलेटेड लगातार हो रहा है, एक्सपोज हो चुका है ये जो एक्टिविटी और बदलने का नाम नहीं ले रहा पाकिस्तान, ये सबको पता है। सापरा साहब, ऐसे में सवाल यही उठता है कि अगर हमारे होम मिनिस्टर राजनाथ सिंह वहां पर जाते भी हैं, एक करारा जवाब देने की कोशिश करते हैं और दुनिया के सामने ये मैसेज देने की कोशिश करते हैं कि भाई देखिए हम क्या कर रहे हैं और पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान क्या कर रहा है, उसका कोई फर्क पड़ेगा क्या? क्या पाकिस्तान के रवैये में कोई बदलाव आएगा क्या, या उस पर जो दबाव डाला जा रहा है वो कुछ असर कर सकेगा क्या? देखिए, मुझे नहीं लगता कि ये सार्क की मीटिंग से कोई हल निकलेगा इसमें, क्योंकि इससे पहले पिछले साल भी राजनाथ सिंह जी सार्क की मीटिंग में गए थे जो काठमांडू में हुई थी, उससे तो कुछ नतीजा निकला नहीं है या कोई प्रभाव पाकिस्तान पे पड़ा नहीं है, जैसे कि तैसा ही है। ये सार्क की मीटिंगें जो है, मुझे लगता है कि ये केवल औपचारिकता रह गई है कि वहां पर जाना है, बैठना है, कुछ बातें करनी है, इस तरह का है। हाँ, अगर राजनाथ सिंह जी भारत की जनता के मन की बात अगर वहां पर करते हैं और उसको एक ऐसा व्यापक रूप देते हैं कि पूरी दुनिया उसको सुने, तब उसमें हम कुछ मान सकते हैं। नहीं तो जैसे ये काठमांडू में गए, घूम के आ गए, इसी तरह से ये जाकर के वहां पर कुछ भी बातें करके आ सकते हैं, लेकिन इसमें नतीजा कुछ नहीं निकलेगा। पाकिस्तान वैसे के वैसे ही ढीठ रहेगा वहां पर। गोपाल कृष्ण अग्रवाल साहब, आपसे जानना चाहूंगा, क्या अब राजनाथ सिंह जिस तरह से पाकिस्तान जा रहे हैं, होम मिनिस्टर्स की मीटिंग में वो शामिल हो रहे हैं, तो हम ये तय माना जाए, हरी झंडी मानी जाए कि नवंबर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पाकिस्तान जाएंगे? नहीं, देखिए यह बात अभी तय नहीं हो सकती। यह जो बात है, देखिए सार्क का महत्व क्या है, ये इंडो पाकिस्तान बायलैटरल मीटिंग नहीं है, ये मल्टीलेटरल है। और सार्क हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, जिसमें पाकिस्तान को आइसोलेट करना भी बहुत आवश्यक है। मल्टीलेटरल के साइड लाइन में भी बायलैटरल टॉक्स हो सकती हैं, आपको ध्यान होना चाहिए। नहीं, एक मिनट पूरी बात करनी दे। हाँ, तो मैं इस बात तो पूरी होने दीजिए। दूसरी बात, पाकिस्तान जो पीओके में कर रहा है उसका भी ध्यान हमारे देश के, वो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है, उसकी चिंता हमें करनी है। अब वहां पे जो पाकिस्तान अत्याचार कर रहा है, वहां के पोल को रिक कर दिया, चाइना को वहां पे खुली छूट दे रहा है, तो यह आखिर हम आइसोलेशन में तो रह नहीं सकते ना। आज हमें यह बात पूरी तरह एक्सपोज करनी है कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर भारत के लिए एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। वहां की जनता हमारे लिए, वहां की जनता की सुरक्षा सुविधा, पहले नवाज शरीफ को मजबूर करिए कि कम से कम हाफिज सईद और सलाउद्दीन की जो स्टेटमेंट आई है
उसको कंडेम तो करे, पहले नवाज शरीफ को इतना मजबूर तो कर लीजिए। मजबूर क्या, आप जो पाकिस्तान के साथ हमारे रिलेशन है वो नवाज शरीफ को मजबूर क्या ना जाने से कर देंगे क्या? पाकिस्तान अगर होम मिनिस्टर वहां नहीं जाए तो वो मजबूर हो जाएगा क्या? वो तो नहीं, कहेगा, देखो हमने डरा दिया मैं तो ऑफिस से। कह रहा हूं कि और जाके जाके, कर पाएंगे आप? मैं ये नहीं कह रहा हूं कि नहीं जाके कर मैं कह पाएंगे रहा हूं वहां आप? क्या पर बात जाकर कर के रहे हैं मजबूर साहब? तो करे कम से कम। ये मतलब मजाक कर रहे हैं राजनाथ आप सिंह के हमारी वहां जाने के भावनाओं के बाद भी साथ। अगर नवाज शरीफ इनकी स्टेटमेंट को कंडेम कर देते हैं तो वो भी आपकी जीत होगी, उतना तो कर पाइएगा। लेकिन नुसरत अमीन साहब भी हमारे साथ कराची से मौजूद हैं। अमीन साहब, आपसे जानना चाहूंगा, एक सवाल बार बार जहन में आता है कि क्या पाकिस्तानी हुकूमत की इजाजत के बिना, उसकी रजामंदी के बिना हाफिज सईद और सैयद सलाउद्दीन जैसे लोग हिंदुस्तान के इतने नजदीक आकर, वाघा बॉर्डर से 8 किलोमीटर दूर आकर हिंदुस्तान को जिस तरह से धमकी दे रहे हैं, वो ऐसा कर सकते थे क्या? उन्होंने कोई बॉर्डर क्रॉस थोड़ी किया भाई। वाघा जो है वो पाकिस्तान की हुदूद में रहे हैं, वो कोई उठ के बाहर थोड़ी निकल गए। और अगर आपको सही लोकेशन मतलब आप हाफिज सईद को हिंदुस्तान के खिलाफ धमकाने की इजाजत दे रहे हैं ना? करने दो ना समीर, अब बात करने दो ना यार मुझे। ये वाघा बॉर्डर पे एक सेरेमोनियल एक कंपाउंड है जहां पर ये जो फ्लैग होस्टिंग जो सेरेमनी होती है दोनों मुल्कों के दरमियान, ये उस जगह पर एक कंपाउंड बना हुआ है। उसमें क्या है, वो पाकिस्तान में, भाई इंडिया में थोड़ी घुस सकते हैं वो ऐसे। ना पाकिस्तानी फौज उन्हें घुसने देगी इंडिया में, ना इंडियन फौज उन्हें घुसने देगी इंडिया में। नहीं, हमारी फौज भी नहीं घुसने देगी उनको, और अगर वो घुसेंगे तो उन्हें तुरंत अरेस्ट कर लिया जाएगा। जी, मैं बोल लूं, अपनी बात कर लूं आप, या जुमलेबाजी फिक्रेबाजियां करते रहेंगे आप? जी, बोलिए। फिक्रेबाजी कर लिया करें ना, यहाँ क्यों आते हैं आप, शोज में क्यों आते हैं? नुसरत अमीन साहब बोलिए, आपको पूरा मौका मिल रहा है, लेकिन मैं अपनी बात भी रखूंगा। ऑडियंस है फिक्रेबाजों के लिए। अरे ये आप मेरी बात सुने पहले। नुसरत अमीन साहब, आप एक सीनियर जर्नलिस्ट की तरह बात करें। आप जिस तरह से हाफिज सईद और सैयद सलाउद्दीन जैसे लोगों का बचाव कर रहे हैं, मुझे बड़ी हैरत हो रही है। अरे भाई, क्या अभी देखिए, इख्तिलाफ राय तो हो सकता है वो हार्डकोर हो जाए, हो सकता है उसके लहजे में, किसी के लहजे में शिद्दत आती हो, लेकिन इख्तिलाफ राय तो हो सकता है अमेरिका के कुछ लोग आते हैं, उनके खिलाफ भी एहतजाज हो रहा होता है पाकिस्तान में। पाकिस्तान के डिग्निटरीज अमेरिका जाते हैं, वहां भी बहुत सारे पाकिस्तानी, नॉन पाकिस्तानियों के खिलाफ एहतजाज कर रहे होते हैं। पाकिस्तान से कोई इंडिया जाता है तो भी इस बात का इम्कान हो सकता है कि उसके आने। असल बात यह है कि हुआ अच्छी बात यह हुई है, पहले इंडिया ने एक अच्छा काम किया कि अपने मिनिस्टर को रोका नहीं पाकिस्तान जाने से। दूसरा अच्छा काम यह हुआ कि पाकिस्तान ने हाफिज सईद या किसी के भी प्रेशर में आके इस विजिट को रोका नहीं, मना नहीं किया कि जी, जैसे होता है ना कभी कभी यहाँ से कॉलेज चली जाती हैं कि यार आप ना आए तो बेहतर है। ठीक है, सोशल लेवल पे भी मैंने देखा है, आर्टिस्ट के लेवल पे भी, लिटरेचर से मुतालिक लोगों के लेवल पे भी, ये जो फेस्टिवल्स होते हैं, लिटरेरी फेस्टिवल्स, इसमें कई लोग इंडिया से जिनसे मैं कनेक्टेड हूँ पूछते हैं कि जी मुझे आने के लिए क्यों मना किया है। तो वो लोग होते हैं, वो वीआईपीज होते हैं, वो कुछ इंपॉर्टेंट लोग होते हैं, वो पर्सनल लेवल पे मना कर देते हैं कि स्टेटमेंट को कंडेम क्यों नहीं किया जा रहा? आप ये बात का जवाब दीजिए। अमीन साहब, जो सवाल यहाँ पर बार बार उठ रहा है, कंडेम क्यों नहीं किया जा रहा? क्यों नहीं किया गया हाफिज सईद और सैयद सलाउद्दीन के बयानात को? अगर ये उम्मीद हम करते हैं तो ये बेमानी उम्मीद है क्या? अब मेरी बात सुने, आप कंडेम क्यों नहीं किया जा रहा? भाई आप कहानियां मत दोहराइए, आप सीधे बात पे आइए। पाकिस्तान में कश्मीर के मसले के ऊपर सेंसिटिविटी पूरे मुल्क में मौजूद है। इंडिया में जो कुछ ये 33-40 लोग मारे हैं इंडिया ने हंगामों में, मासूम लोगों को जो इंडियन कश्मीर में मारा गया है, उसके लिए एक हमदर्दी मौजूद है। साहब, आपको अपने मुल्क की फिक्र करनी चाहिए ना। हुकूमत पाकिस्तान अपने मुल्क की फिक्र करे कि किस तरह दहशतगर्दी बढ़ केवल इन्हीं को बोलने का हक है इस प्रोग्राम में। कश्मीर हम संभाल लेंगे, उसकी चिंता क्यों करते हैं? अरे भाई, एक बात सुने आप समीर साहब, हाफिज सईद के अलावा पाकिस्तान के अंदर यहाँ इस मुल्क में भी बहुत संख्या तो आप ब्लैक डे क्यों मनाते हैं? 100 लोग ऐसे होंगे जो जनरल बख्शी आप जवाब देना चाहेंगे? के खिलाफ बातें करते हैं, सुने मेरी बात, लेकिन पाकिस्तानी मीडिया उसको कवर नहीं करता। बिल्कुल, ये आप हैं आप मेरी बात सुने। हाँ, बख्शी साहब, अच्छा ठीक है साहब, अभी जरा आप हमारी भी सुनेंगे। हमारे मुल्क में जब डिबेट होती है तो बारी बारी से लोग बोलते हैं।
अच्छा ऐसा है साहब, मैं माफ वो तो कीजिए मैं दूसरा अक्सर तमीम देखता साहब, मैं रहता हूं, आपको बताना कितना चाहता बारी-बारी से बोलते हूं हैं। कि अगर आपके देश में आप कह रहे हैं, अब आप सुन लीजिए ना, अब आप सुन लीजिए ना। अच्छा, मैं कह रहा था कि हमारे देश में भी सेंसिटिविटी है। जो तशद्दुद आप बलूचिस्तान के लोगों को दे रहे हैं, जो तशद्दुद आप गिलगिट बाल्टिस्तान के शियाज को दे रहे हैं, और जिस तरह पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में आपने इलेक्शन को लेकर, नहीं प्लीज आप मेरी सुनिए, मैंने आपको नहीं डिस्टर्ब किया, अब आप जरा आराम से सुनिए ना, फिर अपनी तकरीर करिएगा। मैं कह रहा हूं कि जिस तरह पीओके पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में आपने इलेक्शंस का शरेआम मजाक बनाया है और वहां के लोग उठ खड़े हुए हैं, हम भी सेंसिटिव हैं उसके बारे में, केवल आपकी सेंसिटिविटीज नहीं है। और आपने जो तशद्दुद दी है, जिस तरह आपने बेचारे भुगती 70 साल के भुगती को मार डाला, ठीक है, वहां इंडिया में बहुत सेंसिटिविटी है उस मारे में। और आप अपने जो शियाज के साथ कर रहे हैं, जो महाजिर्स के साथ कर रहे हैं, जो अहमदियाज के साथ कर रहे हैं, यहां भी सेंसिटिविटी है। केवल आप ही सेंसिटिव लोग नहीं है एक दुनिया में। हाँ, लेकिन बात यह है कि बलूचिस्तान में सरेआम खुली सड़कों पर एहतजाज करने वाले बलोचों को 33-40 बलोचों को बंदूक की गोलियों से नहीं मारा गया है। और ऐसा कोई वाकया पिछले 5 साल में मुझे आप बता दें जो बलूचिस्तान में हुआ हो कि लोग निकले हो पाकिस्तान के मार डालते हैं एहतजाज करने के लिए, डिसअपीयरेंसेस हो जाती हैं। पाकिस्तान की हुकूमत के पोस्टर सरेआम वहां नहीं, के लेकिन बुजुर्ग नुसरत अमीन मुंह साहब, ये काला बात कर समझ रही है, में नहीं तो आती ना आपने कि देखा हाफिज नहीं। सईद और सैयद सलाउद्दीन आप जैसे लोग सिर्फ कश्मीर के जो मसले को लोग काउंटर वहां पर पाकिस्तान की करते रहते हो। सरजमीन पर मौजूद हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई तो की नहीं जाती है, उनके खिलाफ आप एक्ट करते नहीं, उन्हें जायज ठहराने की कोशिश करते हैं। ये बड़ी हैरानी का मुद्दा है हमारे लिए, हमारे पूरे मुल्क के लिए। गोपाल कृष्ण अग्रवाल साहब, आपसे जानना चाहूंगा, मुखालफत आपकी अपने सहयोगी दल भी कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कश्मीर में हिंसा के पीछे जो वायलेंस हुई उसके पीछे पाकिस्तान है, तो फिर वो वहां जाने का क्या सबब है? ये सवाल आपकी अलायंस पार्टी है शिवसेना, वही खड़ा कर रही है, उसको कैसे जवाब देंगे आप? देखिए, पाकिस्तान में होम मिनिस्टर के जाने ना जाने से वहां की टेररिस्ट एक्टिविटी यहां पे खत्म नहीं हो रही। टेररिस्ट जो एक्टिविटी है और इन्फिल्ट्रेशन है, उसको भारतीय सेना और भारतीय पुलिस फोर्स अपने आप इंटरनली कंट्रोल कर रही है। आप देखिए, बुरहान वानी के बाद जो इतना हुआ कि 12-13 दिन में वो कंट्रोल कर लिया गया। पिछली बार पाकिस्तान ने जो इस तरह की हरकत की थी कश्मीर में, तो 4 महीने तक चलता रहा। दूसरा बात, इन्फिल्ट्रेशन। हाँ। आज डिफेंस मिनिस्टर ने बताया है कि पाकिस्तान के साथ और टेररिस्ट के साथ अब जो डेथ का रेशो है और सिक्योरिटी फोर्सेस 1:5 है, जो 1.5 के 1:1.5 हो गया था। तो आज हम कह रहे ठीक है हैं कि पाकिस्तान जनरल बख्शी कुछ ऐड करना चाह रहे हैं। जनरल बख्शी, हम बहुत छोटे में कंट्रोल कर रहे हैं उस तरह से, और बातचीत करने के लिए ये नहीं। देखिए, मैं केवल कहना चाहता हूं कि पिछले 30 वर्षों से पाकिस्तान ने आतंकवाद का दौर चला रखा है, पहले पंजाब में, फिर जम्मू कश्मीर में, अब पूरे भारतवर्ष के शहरों में फैला दिया है। और अभी तक हमारा जवाब जो है हमारी सीमा के इसी तरफ सीमित रहा है, कन्फाइंड टू रिएक्टिव, डिफेंसिव एंड जो है कॉन्सिक्वेंस मैनेजमेंट ऑन आवर ओन साइड। अब वक्त आ गया है कि हम पाकिस्तान के लिए कीमत बढ़ाएं, आक्रामक कार्रवाई करें उसकी तरफ, ताकि पाकिस्तान को इल्म हो कि इट कैनॉट गो ऑन फॉर एवर। ये वन साइडेड तमाशा नहीं है कि आप करते जाएं और हम सहते जाएंगे। हिंदुस्तान की फौज को, हिंदुस्तान को जवाब देना आता है, और ये जवाब देख चुके हैं 1971 में, जब इनके देश के 2 टुकड़े हो गए थे और इनकी 93,000 की फौज ने हथियार डाले हुए थे, हमारे देश में कैदी थी, तब इनकी औरतें चूड़ियां तोड़ तोड़ के रो रही थी। मैं इनको बताना चाहता हूं कि डोंट पुश योर लक, बेवजह आप ना तूल दें, बेवजह। नुसरत अमीन साहब, क्या कोई सबक लेने के लिए तैयार है पाकिस्तान? आखिर में आपसे जानना चाहूंगा, जिस तरह से बुरहान वानी जैसे टेररिस्ट की मौत पर ब्लैक डे पाकिस्तान में मनाया जाता है, जिस तरह से आप खुद मान रहे हैं नॉन स्टेट एक्टर्स हैं, हाफिज सईद और सैयद सलाउद्दीन जैसे लोग घोषित टेररिस्ट हैं, उन्हें बढ़ावा दिया जाता है, ये बंद होगा ऐसी उम्मीद हम करें या ना करें?
देखिए समीर, अब क्या देखें ना, लैंग्वेज जो इस्तेमाल हो रही है, चूड़ियां तोड़ के रो रही थी और ये वो, और मेरी बात सुने, और पाकिस्तान में ये होता है, इस लैंग्वेज जब ये है, मेरा ख्याल है कि मैं अच्छे खासे इंडियन टेलीविजन के दोस्तों से और शोज में इंटरेक्ट करता रहा हूँ। अभी पिछले 1.5-2 महीने से ये काफी ज्यादा मामला खराब हो गया। लैंग्वेज बहुत ज्यादा, देखें, हो सकता है आप बहुत सारी बातें ठीक भी करते हो। नहीं, ये बात आपकी सही है, लैंग्वेज पर हमें काबू रखना चाहिए। इस तरह की डिबेट में लैंग्वेज पर हमें काबू रखना चाहिए, मैं मानूंगा आपकी बात। हो सकता है कि मेरी बात आपको कोई नई बात लगे और आपको उसके अंदर कुछ राहें नजर आए। हो सकता है मैं वो गलत बातें ना करूं जो आप मुझसे तवक्का करते हैं। बात यह कि आप लैंग्वेज देखें। मुझे यकीन ही नहीं था, हिंदुस्तान के बारे में बचपन से हम जो कुछ सुनते रहे, तहजीब, तमद्दुन। नहीं, आप जवाब दे दीजिए अमीन साहब, मेरे सवाल का जवाब भी दे दीजिए। ये क्या है, पाकिस्तान ने मजबूर कर दिया हिंदुस्तानियों को इस तरह की लैंग्वेज बात है कि सार्क जो है वो ठीक है, एक मल्टीलेटरल एक फोरम है, लेकिन बायलेटरल मामला इसी तरह चलते हैं। जब लोगों की आपस में मुलाकातें होती हैं साइड लाइंस में, तो बात आगे बढ़ती है, उसमें बड़े इम्कानात होते हैं। और मोदी जी, मैं कभी भी ये नहीं कहता कि मोदी जी का आना जो है वो जाया हो गया, बिल्कुल वेस्ट नहीं हुआ, ये उसकी कंटिन्यूएशन होगी। और हो सकता है कि पाकिस्तान इस पोजीशन में आए कि उसको पॉजिटिवली रिस्पॉन्ड कर सके, नंबर 1। नंबर 2 ये कि देखें, आपने 7 लाख कश्मीर फौजी रखी हुई है, तो कोई पागल तो नहीं है ना जो ना समझे कि क्यों रखी हुई है। आप 33 आदमी मारते हो, तो वो 33 आदमी लोग पागल थोड़ी थे जो सड़कों पे निकले थे। देखें, आपको मानना पड़ेगा कि कश्मीर एक इशू है, वो पाकिस्तान पे उसका राइट है या नहीं है। पाकिस्तान उसके ऊपर बोलता है, गलत बोलता है, पाकिस्तान को बोलने दे, छोड़ें उसको। आप नुसरत अमीन साहब, अगर एक्शन होगा तो रिएक्शन तो होगा ही ना। अगर आप बॉर्डर क्रॉस करवाकर वहां से टेररिस्ट भेजते रहेंगे तो हम मारते रहेंगे, ये तो होता रहेगा। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया नुसरत अमीन साहब हमारे साथ इस बहस का हिस्सा बनने के लिए कराची से। गोपाल कृष्ण अग्रवाल साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। सापरा साहब, जनरल बख्शी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस बहस का हिस्सा बनने के लिए। और बिग बुलेटिन की बिग डिबेट में आज मेरे साथ बस इतना ही। कल रात 8 बजे ईटीवी उर्दू पर आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए शब बखैर।